हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर शो पे आने के लिए और हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो आप अभी मर्चेंट नेवी में हैं, हाँ करेक्ट? जी। सो मेरे हिसाब से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मुझे बताइएगा, करेक्ट कीजिएगा। मर्चेंट जो वर्ड है, मर्चेंट नेवी का जो फर्स्ट वर्ड मर्चेंट है, वो एक लेन देन के ऊपर जो है रखा गया है। मतलब तिजारती अगर शिप है, एक शिप है जो बिजनेस के हवाले से जो है निकली है, वेदर इट कुड बी कार्गो, वेदर इट कुड बी ऑयल टैंकर। तो वो कमर्शियल तरीके से अगर निकली है तो हम उसको एक वर्ड देते हैं मर्चेंट, मतलब लेन देन करने की। तो काफ़ी लोग जो है इसे, जब बिकॉज मर्चेंट के बाद एक वर्ड और लगता है नेवी, तो लोग ये सोचते हैं नेवी है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं डिफेंस से रिलेटेड है, बिकॉज इंडियन नेवी से रिलेटेड है। तो ये मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में कहीं ना कहीं लोग अभी भी जो है कंफ्यूज होते हैं। आपका क्या राय है इस बारे ये बिल्कुल सही, अभी भी ये भ्रांति बनी हुई है। में? तो समझने वाली ये बात है, इंडियन नेवी तो हो गया डिफेंस, करेक्ट। आपकी रक्षा हेतु सरकारी, और मर्चेंट नेवी सिविल है। जी। ये नॉन कॉम्बैट है, कोई हथियार नहीं। इंडियन नेवी को आप समझें, आर्मी सबको समझ आती है बात। बेशक। आर्मी को आप पानी में उतार दें, वो इंडियन नेवी बन गई। इसी प्रकार से ट्रक सब समझते हैं, जी। माल इधर से उधर लेकर जाते हैं, ये माल इसी तरह से ट्रक को आप पानी में उतार दें, मर्चेंट नेवी का जहाज बन गया। सही है। तो जो मर्चेंट नेवी जो है वो एक अपने आप में जो है क्रूशियल रोल होता है। हाँ जी। तो डिफिकल्टीज जो है फेस करनी पड़ती है। तो आपको किस किस जो है डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी है अभी तक? ये समस्याएं ही समस्याएं हैं। मर्चेंट नेवी पर्यायवाची है समस्याओं का। बेशक। एक तो नौकरी नहीं मिलती, और जिनको नौकरी मिल जाए फिर नौकरी संभालना मुश्किल। देखिए, सबसे ज़्यादा समस्या आती है, एक तो काम इस प्रकार से है, 24 घंटे का ही काम है, कभी भी बुला सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा वैसे तो शिफ्ट में काम किया जाता है, किंतु कभी भी बुला सकते हैं। फिर बाकी मौसम का प्रकोप होता है, जी। मौसम खराब है तो जहाज डोलेगा, जब जहाज डोलता है तो फिर बहुत कुछ डोलता है। हाँ, तो एक हार्ट बीट जो है तेज हो जाती है। तो ये मैं ये समझना चाह रहा हूँ सौरभ जी कि अगर कोई मौसम की खराबी की वजह से जब कोई शिप हिलती है, और ये भी आई थिंक होता होगा कि पानी का फ्लो इतना हो कि वो शिप के अंदर भी जो है आ जाए, हाँ और जी। फिर डेक कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, डेक बंद करना पड़ता है समथिंग। तो वो किस तरह से जो है ऑर्गेनाइज करते हैं आप लोग? वैसे तो वेदर फोरकास्ट बहुत अच्छे मिल जाते हैं पहले ही, बहुत समय पहले ही मिल जाते हैं। तो वो जो इलाका होता है जहाँ पे मौसम ख़राब होता है, उस इलाके से कई मील दूर ही रहते हैं हम। अच्छा। उसके अलावा फिर भी प्रकोप तो फिर भी पड़ता है, आप जितनी मर्जी दूरी बना लें, लहरों की तरंगे तो आएंगी। तो उसमें समस्या ये आती है कि जहाज़ डोलता है तो आप स्थिर खड़े नहीं हो पाते, सो नहीं पाते, आप बिस्तर पे लेटे हैं फिर भी डोलते डोलते गिरते हैं। उल्टियाँ आती हैं, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं सी सिकनेस, चक्कर आते हैं। तो ये आई थिंक कॉमन होता होगा, बट अभी शायद जब आप लोग इतने सालों से, इतने महीनों से जब आप लोग एक शिप पे होते हैं, तो ये जो सी सिकनेस की बात हो रही है, तो वो क्या वो रिड्यूस हो जाती है? हाँ जी, हाँ जी, अधिकतम तो आदत पड़ जाती है व्यक्ति को, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। आपने ज़मीन पे भी देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं पहाड़ों पे बस में बैठते हैं, अभी भी उनको उल्टियाँ आती हैं, हालांकि वो कई बार बैठे हुए हैं। करेक्ट। तो ऐसा ही जहाज पे भी होता है, अधिकतम नाविकों को तो आदत पड़ जाती है, लेकिन बहुत सारे हैं जिनको अभी भी समस्या आती है, सर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, उल्टियाँ तो रुक जाती हैं एक समय बाद, लेकिन सर दर्द और चक्कर आना वो काफी समय तक बहुत लॉन्ग टर्म रहता है ये सी सिकनेस? ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, शरीर पे से लेके शरीर तक। अब जैसे मैं हूँ, मेरे पे ऐसी कृपा है, मुझे कुछ होता ही नहीं। क्या बात है। मुझे पहले दिन भी कुछ नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ। तो डॉक्टर्स आई थिंक होते होंगे पूरी तरह से, एक ग्रुप, एक सेटअप तो होता होगा डॉक्टर्स का जहाज पे, मालवाहक जहाज पे, कार्गो शिप पे अलग से कोई चिकित्सक डॉक्टर नहीं होता। अच्छा। सेकंड ऑफिसर जो होता है, सेकंड ऑफिसर की रैंक, वो ही मेडिकल ऑफिसर होता है। अच्छा। हाँ जी। तो हम ज्यादा से ज्यादा हमारी छोटा सा एक प्रशिक्षण होता है, HTCW कोर्स कहते हैं जिसे। अच्छा। मेडिकल का, उसमें थोड़ी बहुत चीजें बताई जाती हैं, उनका सहारा लेकर और किताबों का सहारा लेकर, हमारे पास कुछ दवाइयाँ होती हैं, उसी से काम चलाते हैं।
अच्छा, तो ये जो मर्चेंट नेवी का जो कोर्स होता है, आई थिंक उसमें सब्जेक्ट में पीसीएम लगता है, राइट? बिल्कुल सही। करेक्ट। तो पीसीएम में फिर आप लोग को वो सारी नॉलेज इन टर्म ऑफ मेडिसिन और सब कुछ जो है उसमें मिल जाती है। पीसीएम में बायोलॉजी तो होती नहीं है, हम्म। तो मेडिसिन की इतनी ज़्यादा नॉलेज उस समय तो नहीं होती, पर जैसे मैं कह रहा हूँ एसटीसीडब्ल्यू कोर्स होता है एक हमारा मेडिकल का, ओके। विशेष तौर पे हम्म। उसमें थोड़ी बहुत हमें जानकारी मिलती है मेडिसिन की और फर्स्ट एड की इत्यादि। तो ये जो कोर्सेज होता है ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और अगर कोर्सेज अगर कंज्यूम अगर किसी ने पढ़ भी लिया तो एक स्टेप होता है, एक मरहला होता है जहाँ पे बंदे इंटरव्यूज क्रैक नहीं कर पाते। तो ये इंटरव्यूज का किस तरह से प्रोसीजर जो है वो होता है? इंटरव्यूज जब लिए जाते हैं हम्म। कार्गोशिप पे नौकरी के लिए, हम्म। उसमें आपका आपका ज्ञान ही परखा जाता है। जी। आपके पास कितना ज्ञान है, एक ये देखा जाता है। फिर हम्म। देखा जाता है कौन से कॉलेज से आप पढ़े हैं, कॉलेज की बहुत महत्ता है। ये दो ही चीज़ें देखी जाती हैं। उसके अलावा बाकी तो चीज़ें हैं कि देखने में आदमी कैसा है, उसने बाल कटवाए हैं कि नहीं, कहीं वो ऐसा तो नहीं दिख रहा। मतलब ऐसा भी है, बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर्मी में भी होता है शॉर्ट बाल की रिक्वायरमेंट होती है और क्लीन शेव होती है, जैसे होटल मैनेजमेंट में होता है उसी तरह से आप लोगों में भी क्लीन शेव और शॉर्ट हेयर की रिक्वायरमेंट होती है। मर्चेंट नेवी में इसके बाबत कोई नियम नहीं है। अच्छा। लेकिन क्या पसंद किया जाता है, किस चीज़ को प्रोत्साहन दिया जाता है, उसी चीज़ को प्रोत्साहन दिया जाता है कि छोटे बाल हों, ऐसा आदमी नहीं दिखना चाहिए। तो आपको तो काफी बड़े बाल है, फिर उस मतलब यू कैन कीप इट लॉन्ग हेयर। अब तो इंटरव्यू वाला समय निकल गया है। मुझे एक चीज और पता है आपके हाँ, बारे में, जी। वो है कि आप टैटू लवर भी है, करेक्ट? तो वो जो टैटू लवर मतलब होता है ना कि एविएशन इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि आपके बॉडी में टैटू नहीं होना चाहिए, समथिंग फॉर कैबिन क्रू इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? तो मर्चेंट नेवी में यू कैन पुट टैटूज एंड ऑल दैट। कोई समस्या नहीं, बल्कि यदि आप हमारी सीडीसी देखेंगे, एक पासपोर्ट जैसा होता है सीडीसी, जिस भी जहाज पे जाते हैं उसकी स्टैंप उस पे लगती है, जैसे पासपोर्ट पे स्टैंप लगती है। हाँ हाँ। उस पे तो बल्कि लिखा भी होता है एनी मोल और एनी डिस्टिंग्विशिंग फीचर और टैटू। ओके। कोई समस्या नहीं। तो कोई कोई इसमें ऑब्जेक्शंस? लेकिन नौजवानों को यही सुझाव दिया जाएगा कि टैटू करवाएं ना, यदि करवा भी रहे हैं ऐसे स्थान पे करवाएं जहाँ दिखे ना। ये देखिए मेरी वर्दी में आपको कोई टैटू नहीं नजर आ बट आपके यहाँ पे है टैटू। करेक्ट। तो आप मतलब टैटू लवर है एक तरह से दिखा। हाँ जी। ओके, और आप प्रमोट भी करते हैं टैटू? मैं टैटू आर्टिस्ट हूँ। ओह नाइस। हाँ सो जी। मतलब वो जो टैटू आर्टिस्ट प्लस मर्चेंट नेवी का कॉम्बिनेशन किस तरह से बना? बहुत समय था जब नौकरी नहीं मिल रही थी, अच्छा। कोर्स तो कर लिया था, नौकरी नहीं मिल रही थी जहाज पे, कला में उत्सुकता थी, टैटू का कोर्स कर लिया, बस वहाँ से ये सिलसिला चलता रहा। अच्छा, तो फिर जो आपके जो साथीदार होंगे शिप पे, तो क्या वो भी आपसे बनवाते हैं? बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। ओह नाइस, वेरी नाइस। तो जिस तरह से आपने कहा ना कि नॉलेज इंटरव्यू में जो है वो क्रैक करने से पहले आपकी नॉलेज जो है देखी जाती है, तो किस टाइप की नॉलेज, मतलब क्या अगर वेदर फोरकास्ट से रिलेटेड है, टेक से रिलेटेड है, या इंजीनियरिंग रूम से रिलेटेड है, किस तरह की नॉलेज जो है वो देखते हैं ज़्यादातर? देखेंगे कि किस प्रकार का इंटरव्यू हुआ है। यदि आप एडमिशन ले रहे हैं तो 12वीं में जो आपने पढ़ाई की उस पे आधारित होगा। यदि आपने मर्चेंट नेवी का कोर्स कर लिया है और आप अफसर बन गए हैं और अब आप नौकरी पर जा रहे हैं किसी कंपनी में, तो आपने अब जो पढ़ाई करी, जो कोर्स किया, उस पे आधारित होगा जो भी प्रश्न होंगे। ओके। और हाँ जो जी। ये शिप होता है जो तिजारती जहाज जिसे कहते हैं, वो ऑयल टैंकर, कार्गो, तो ये आप किस प्रकार की शिप में आप जो है मैं ऑयल टैंकर पे। ऑयल टैंकर जी। ऑयल टैंकर में थोड़ा रिस्की होता है, किस तरह का आपका जर्नी हुआ है ऑयल टैंकर में? जी बिल्कुल, टैंकर्स जितने भी होते हैं उनमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, इसी कारणवश थोड़ी सी वेतन भी ज़्यादा होती है। अच्छा, ओके। मैं ऑयल टैंकर, जी बिल्कुल सही। तो जैसे केमिकल टैंकर होता है, ऑयल टैंकर होता है, गैस टैंकर होता है। गैस टैंकर में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है, वेतन भी ज़्यादा होती है। केमिकल और ऑयल टैंकर में लगभग एक जितना खतरा, केमिकल में थोड़ा ज़्यादा खतरा होता है, केमिकल में थोड़ी सी वेतन ज़्यादा होती है, केमिकल टैंकर में प्रमोशंस जल्दी मिलती हैं। अच्छा। और ऑयल टैंकर फिर तो मैंने ये भी कई चीज़ें जो है समझी है, देखी है इन माय रिसर्च, कि जब कोई शिप है, जैसे फॉर एग्जांपल
सोमालिया के पास जब कोई शिप आती है तो पायरेट्स का भी जो है एक खतरा मंडराता रहता है। तो आज भी जो है बिकॉज हमने काफ़ी बुक्स में पढ़ी है कि एक काला झंडा जिसपे एक इमेज स्केलेटन की बनी हुई हो, तो वो दूर से समझ जाते हैं कि उस वो है पायरेट्स है, बेसिकली हाँ। लुटेरे है। तो क्या आज भी ये कॉन्सेप्ट है, लुटेरे होते हैं कि बस खत्म हो गया वो एरा? जी बिल्कुल लुटेरे होते हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं होते जिस प्रकार से हम फिल्मों में देखते हैं। आजकल रेड सी है, यदि आप पढ़ेंगे उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आक्रमण हो रहे हैं। आजकल किस प्रकार से आते हैं पायरेट्स, छोटी सी नैया में आते हैं। अकेली नैया हो सकती है या 2-3 नैया हो सकती है। तो 2-3 नैया और इतनी बड़ी शिप को लूटने की काबिलियत रखते हैं? लूटने के लिए आपको सिर्फ हथियार चाहिए, वो हमारे पास तो होते नहीं, उनके पास अवश्य होते हैं। अच्छा, आर्म एंड एम्यूनिशन थोड़े बहुत तो एटलीस्ट सिक्योरिटी पर्पस में तो होनी चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मालवाहक जहाज़ों पे हथियार वर्जित हैं। हम क्या करते हैं, जब भी हम इस इलाके से जाते हैं जहाँ पे कि लुटेरे होते हैं, हम सिक्योरिटी गार्ड्स, आर्म सिक्योरिटी गार्ड्स हायर करते हैं। ओके। वो भी आप तट से नहीं उठा सकते, समुद्र के बीच में एक उनका स्टेशन होता है, एक बेस होता है, एक जहाज ही होता है, उसमें सब रक्षक ही लोग होते हैं। ये क्या होते हैं, अक्सर ये एक्स आर्मी, एक्स नेवी, वो वाले लोग होते हैं। तो एक कंपनी होती है मैरीटाइम सिक्योरिटी की, वो उनको हायर करके रखती है अपने एक जहाज पे, वेपन्स भी उनके पास होते हैं। तो हम यानी कि समुद्र के बीच से उन गार्ड्स को उठाते हैं, और फिर जब छोड़ना होता है वो भी समुद्र के बीच में ही छोड़ना। समुद्र के बीच में जैसा आप कह रहे हैं, तो कहाँ पे समुद्र के बीच में? यानी कि उनका एक जहाज होता है अपना, Okay. वो खड़ा ही रहता है एक स्थान पे, वो खड़ा रहेगा, लंगर गिरा के खड़ा रहेगा। तो कभी ऐसा है कि रूट आपका फिक्स है, बट कभी इस तरह के अर्जेंट बेसिस पे रूट को डाइवर्ट करना पड़े, और उस डाइवर्शन में आपको समझ में है कि यहाँ पे खतरा हो सकता है, फिर ऐसे में हम करते ही नहीं है। अगर हमें पता है कि पायरेट्स के इलाके से हम गुजर रहे हैं, तो निश्चित ही हम गुजारिश करते हैं कंपनी से कि हमें आर्म कार्ड्स दीजिए। पर ये कंपनी पे निर्भर करता है वो देंगे कि नहीं। अब मैं तो जाते ही उस कंपनी में हूँ जिसपे मिल जाए। अच्छा। हर एक कंपनी इतना खर्चा नहीं उठा सकती। तो एक जो जहाज है उसमें सबसे पावरफुल कौन होता है, मतलब एक कैप्टन होता है या चीफ इंजीनियर होता है? जी देखा जाए, 2 डिपार्टमेंट हैं कार्गो शिप्स पे, मालवाहक जहाज़ों पे, डेक डिपार्टमेंट और इंजन डिपार्टमेंट। डेक डिपार्टमेंट का हेड कैप्टन, इंजन डिपार्टमेंट का हेड चीफ इंजीनियर। किंतु अगर इन दोनों में आप, इनकी वेतन लगभग एक जितनी होगी, वेतन में फर्क नहीं। किंतु यदि आप शक्ति देखें तो कप्तान की है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जितने भी संवाद, जितना भी हम जहाज किसका चला रहे हैं, हमारा तो नहीं है, वो तो मालिक का है। तो किससे हम ऑर्डर्स ले रहे हैं, किससे हम अनुमति ले रहे हैं? अनुमति देता है ओनर या कंपनी। ओनर या कंपनी जिसका जहाज है, वो हमें निर्देश दे रही है कि वैसा करो, ऐसा करो। ये निर्देश किसके पास आ रहा है? कप्तान के पास आ रहा है। कप्तान आगे देता है कि अब जहाज इधर को मोड़ना है, ओनर्स ने कहा है कि यहाँ लेके जाना है। इसी प्रकार से यदि कोई नाविक सही काम नहीं कर रहा, कोई ज्यादा परेशान कर रहा है, उसको निकालना कप्तान के हाथ में। इसी प्रकार से किसी को प्रमोशन देना कप्तान के हाथ में। कप्तान के हाथ में है तो कंपनी के हाथ में या ओनर के हाथ में, लेकिन कप्तान ही आगे संदेश भेजते हैं कि प्रमोट किया जाए या इन्हें निकाला जाए। तो जो टैक होता है, जहाँ पे कैप्टन की मेन कमांड होती है, जो टैक सेंटर, तो अगर वहाँ पे कोई इंसिडेंट हो जाए तो क्या कहीं और से भी शिप को कंट्रोल किया जा सकता है? शिप को कंट्रोल कहाँ से किया जाता है? ब्रिज से। जैसे हवाई जहाज में कॉकपिट होता है, वैसे जहाज, समुद्री जहाज पे ब्रिज, तो वहाँ से कंट्रोल होता है। इंजन रूम से इंजन्स कंट्रोल होते हैं। और कुछ यंत्र हैं, जनरेटर्स हैं, जैसे बिजली कैसे आती है जनरेटर से, वो सारे यंत्र इंजन रूम से नियंत्रित होते हैं। तो ये 2 ही स्थान है, इंजन रूम और ब्रिज। तो अगर ब्रिज में अगर पायरेसी या कोई इंसिडेंट हो जाए, तो या कोई लुटेरे आ जाए, उन्होंने कब्जा कर लिया, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या होता है? अब कोई सेकंड ऑप्शन नहीं, ब्रिज ही एक ऑप्शन है हमारा। और अगर कहीं आग लगे या कोई इंसिडेंट, कोई बड़ा धमाका हो जाए शिप में, तो फिर इस सूरत हाल में क्या करते हैं? ऐसे में एक शब्द है अंग्रेजी में, अबैंडन शिप, जिसका अर्थ है पलायन करो, जहाज छोड़ो, पलायन करो। अच्छा। उसके लिए हमारे पास जीवन रक्षक नैया होती है, लाइफ बोट। तो ऐसे में अबैंडन शिप करते हैं, लाइफ बोट लोअर करते हैं पानी में, और लाइफ बोट में सब बैठकर
जहाज को छोड़ देते और जब शिप अबेंडन हो गए तो जितना भी जो माल जो शिप में है वो भी अबेंडन, वो भी हैं, जो वो भी है। गया। तो इस सूरत हाल में फिर ओनर का क्या रिएक्शन होता है? ओनर तो बात की बात है, हमारा क्या रिएक्शन होता है, हम्म, हम ही ठीक ठाक बच जाए उतना ही काफी ये है। भी है। ओनर्स के लिए कोई बड़ी बड़ी बात है, Correct. लेकिन ओनर की जान तो नहीं लगी हुई, उनका तो कुछ पैसा ही लगा है, हमारी तो जान दाव पे है। जी। तो ऐसे ही काफी इंसिडेंट होता है कि यमन के यहाँ से भी जो शिप जा रही है वहाँ हाँ। पे हौतीस फाइटर्स होते हैं, बिल्कुल। फिर वो कोऑर्डिनेट करते हैं, वहाँ से सिग्नल नहीं मिलता है तो फिर वो जो है एक रॉकेट जो है शिप की तरफ फायर कर देते हैं। तो फिर ये जब टेंस वाला जो माहौल होता है उसमें फिर कैप्टन का, सेकंड ऑफिसर, जितने ऑफिसर्स होते हैं डेक पे, उनका क्या रिएक्शन होता है? जी, ये बहुत ही खतरनाक अवस्था है जो आजकल ही चली हुई है। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका तो होता है कि उस इलाके में जाओ ही मत, लेकिन आपका रूट ही वो है तो फिर आप आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड्स हायर करो। आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड्स भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकती। एक चीज़ होती है, एक किताब है जिसका नाम है BMP4। ओके। उसमें कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होती हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्या क्या करना चाहिए जब भी आप पायरेसी के इलाके से जाते हो, तो आपने अपनी तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। तो उसमें हम थोड़ी बहुत चीज़ें करते हैं, जैसे कि सैंड बैग्स लगा लेते हैं ब्रिज के आसपास कि अगर गोली आए तो थोड़ा रेत में लगकर उसकी गति कम हो जाए, या कभी कभी लोहा लोहा होता है, लोहा भी लगा देते हैं। उसके सिवा जो कटीली तारें होती हैं, रेजर वायर्स, वो जहाज की परिधि पे लगा देते हैं, जहाज के पैरामीटर पे। इस तरह से कुछ प्रैक्टिस। फायर होज होते हैं जिसमें से पानी निकलता है आग बुझाने के लिए, वो भी हम जहाज की परिधि पे लगा देते हैं। वो इसलिए कि अगर कोई नैया आती है जहाज के पास तो हम फायर पंप्स ऑन कर देते हैं, फायर होज में से पानी निकलने लगता है, तो पानी का दबाव बहुत ज़्यादा होता है कि तो नैया आसानी से हमारे बगल में लग नहीं सकती। इतना ही कर सकते हैं। बाकी यदि अचानक से रॉकेट आ जाए फिर तो प्रभु सिमरन करें यार। तो कोई ऐसा AI नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो शिप में लगा और जो बताए कि इतने डिस्टेंस में जो है शिप है, तो ये इवन फॉर फोरकास्टिंग वेदर एज वेल, कि पहले कैसा होता था कि पहले अनुमान किया जाता था इन टर्म ऑफ वेदर फोरकास्टिंग। अभी तो AI का ज़माना है तो सब जो है ऑन दी स्क्रीन एंड एवरीथिंग जो है देखने को मिलता है। तो शिप पे भी आई अज्यूम कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड होंगे। देखिए, शिप में इस प्रकार से कार्य किया जाता है, सस्ते से सस्ते में हो जाए। तो AI तो नहीं है, किंतु हमारे पास और ब्रिज इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि रेडार है। ठीक है, रेडार आप जानते ही हैं, जैसे एयरपोर्ट पे भी होता है। रेडार घूमता है, वेव्स उसकी जाती हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वस्तु हो, वो आपको स्क्रीन में नजर आ जाता है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ हमारे पास AIS है, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। लेकिन लुटेरों ने यदि उनके पास AIS हो भी, वो ऑफ करके रखेंगे, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि ना दिखें। अच्छा। ऐसे में केवल रेडार ही है और आपकी अपनी आंखें हैं, दूरबीन है। सही है, बिकॉज मर्चेंट में भी जो है एक ट्रेंडिंग जॉब की कैटेगरी में जो डेफिनेटली आता है। तो हमने जो है हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, हमने उनको रेज किया था कि आप अपने सवाल जो है सौरभ भट्ट के लिए जो है बना के भेजे। तो उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमें भेजा, उनमें से हमने कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हाईलाइट किया। तो अगर आप बोले तो हम जो है क्वेश्चन आपको सुना दें, पेश की जाए। सो राहुल देसाई ये कहते हैं कि जब आपने मर्चेंट नेवी में करियर स्टार्ट किया तो कौन से चैलेंजेस आपने फेस किया, और क्या कुछ मुश्किलात जो आपके यादगार में से कोई एक चीज़ आपको याद हो? समस्याओं की श्रृंखलाएं। सबसे ज़्यादा समस्या ये आती है, आप जैसे जहाज पे जाते हैं पहली बार एज अ ट्रेनी, तो आपको काम बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप ऐसे माहौल में कभी आए नहीं। ऊपर से मौसम खराब, ऊपर से जो लोग आपको मिलते हैं, आपके सहनाविक, वो भी कुछ इस प्रकार के होते हैं। जैसे आपने देखा ही है, थोड़ा बहुत चलता ही है, आप हॉस्टल में रहते हैं, थोड़ा बहुत सीनियर्स बुली करते हैं एक हद तक, लेकिन परेशान तो करते ही हैं, फिर बेशक चाहे वे डांटे। आपके साथ हुआ है ये? सबके साथ ही होता है। अच्छा, ओके। तो सबसे बड़ी समस्या ये आई थी कि एक तो काम आता नहीं, ना कोई सिखा रहा है काम, ऊपर से परेशान अलग कर रहे हैं, पता ही नहीं क्या करना है, कुछ पता ही नहीं होता। सब चारों तरफ से परेशान कर रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है।
ये सबसे बड़ी समस्या आई थी। और प्रतीक मेहता ये कहता है कि सोशल मीडिया हैज़ मेड द मर्चेंट नेवी मोर विजिबल टू द पब्लिक। ठीक है, तो जो सोशल मीडिया है वो उसने मर्चेंट नेवी को पब्लिक में ज़्यादा विजिबल किया है। आपको लगता है कि इससे नए लोगों को रिक्रूट करने में मदद मिलती है? मदद तो मुझे नहीं लगता कुछ मिलती है। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उसमें से मात्र 1% होंगे जो जागरूकता फैला रहे हैं। करेक्ट। बाकी तो केवल दृश्य दृश्य दिखा रहे हैं आपको। क्योंकि आपका एक ऐसा क्वेश्चन था हमारे पास जी कि मीना ये पूछती है कि हम आपके इंस्टाग्राम पे ट्रैवल रील्स देखते हैं और आप सफ़र के दौरान ऐसे खूबसूरत विजुअल कैप्चर और एडिट कैसे करते हैं? ये तो अवसर की बात है। मोबाइल तो हर समय जेब में होता है, जैसे ही अवसर मिलता है उसी समय वीडियो और फोटो खींच लो। बट इंटरनेट होता है शिप में? आजकल तो इलॉन मस्क जी की कृपा से स्टारलिंक आ गया है, तो इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया है। पहले इंटरनेट जो था सैटेलाइट इंटरनेट बहुत महंगा होता था। अब इलॉन मस्क जी ने बहुत सस्ता शुरू कर दिया है, तो अब सुविधा हो गई है इंटरनेट की। पहले $20 to $25 में 45 मिनट सैटेलाइट कॉल्स होते थे। ओह बिल्कुल सही। हाँ जी हाँ जी। तो अच्छा, वैसे अभी भी अगर आपको वाईफाई चाहिए होगा शिप में तो वाईफाई मिलता है आपको शिप में? अधिकतम कंपनीज थोड़ा बहुत वाईफाई आपको मुफ्त देती हैं, हम्म। जैसे 500 MB या 200 MB। उसके पश्चात आप खरीद सकते हैं, किंतु अब आप आसानी से खरीद सकते हैं। दाम बहुत गिर गए हैं स्टारलिंक के कारण, ओके। तो कोई असुविधा नहीं है। ओके। और राहुल जोशी ये कहते हैं कि लोग ये भी कहते हैं कि मर्चेंट नेवी में इतनी बेरोजगारी है, और अगर है तो क्यों है? बेरोजगारी इसलिए है कि लोगों को जागरूकता नहीं है, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। इसके कारण जो पहला कदम है वो गलत हो जाता है। मर्चेंट नेवी में एक ही ध्यान रखना है, आपका जो पहला कदम है वो सही पड़ जाए तो आगे आपका रास्ता सही बन जाता है। पहला ही यदि गलत हो गया तो फिर गए काम से। सभी को मैं ये सुझाव दूंगा, आप सबसे पहले मर्चेंट नेवी में जैसे ही आप 12वीं पास करते हैं, 12वीं PCM, आप कोचिंग लें। आप कोचिंग लें, एंट्रेंस एग्जाम। मर्चेंट नेवी का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे कहते हैं IMU CET। तो IMU CET की आप कोचिंग लें। जैसे ही आप वहां जाते हैं, एक तो कोचिंग मिल जाती है, कोचिंग के कारण आपका रैंक अच्छा आ जाएगा। वही जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट आपको समझा भी देता है, मार्गदर्शन भी देता है कि अब आपका अगला कदम क्या होना चाहिए, सही कदम क्या होना चाहिए। इस प्रकार से आपको सही कंपनी भी मिल जाती है, सही इंस्टीट्यूट भी मिल जाता है। तो भारत में तो अब इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं। अब जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड में देहरादून में एक है JMDI अकेडमी। तो यदि वहाँ आप जाते हैं तो मार्गदर्शन तो आप फोन पे भी ले सकते हैं उनसे। आप एडमिशन लो या ना लो, कंसल्टेशन तो आप दे सकते हैं। कंसल्ट कम से कम पता चल जाए कि करना क्या है, पहला कदम सही हो जाए, यही है। तो अगर जो स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, अगर उन्हें मर्चेंट नेवी में एनरोल करना है, हाँ, तो क्या एज का कोई गैप है? मतलब एक सर्टेन एज होना चाहिए, और क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? ये देखिए, मैं तो पुराना आदमी हो गया हूँ, फिर भी जितने पिछले नियम थे वो कहते थे 17.5 की उम्र से लेके कुछ 24 साल की उम्र तक, यदि इतनी उम्र है आपकी तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात मैं फिर दोहरा दूं, ये सब चीजें छोड़ के आप सीधा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें कॉल करें, वो सीधा ही आपको बता देंगे, क्योंकि वो अपडेटेड हैं। नियम तो बदलते रहते हैं, उनके पास अपडेटेड जानकारी है। उनसे जानकारी लें, कंसल्टेशन लें, फिर आपने ज्वाइन करना है या कहीं और ज्वाइन करना है, आपकी इच्छा। क्या बात है, बहुत खूब। तो सौरभ जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। धन्यवाद। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे हमारे पास, बट वक्त की वजह से जो है नहीं कर पाए। लेकिन हमारे पास आपके लिए जो एक छोटा सा गिफ्ट है, तो हम चाहेंगे कि हम आपको जो है वो पेश करें। वाह जी वाह। कैन आई हैव द गिफ्ट? ये हमारी तरफ से एक गिफ्ट है। और आप जो वीडियोस एंड ऑल दैट जो आप कर ही रहे हैं इंस्टाग्राम पे, इन टर्म ऑफ योर रील्स, इन टर्म ऑफ योर वीडियोस, तो उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट ही करूँगा, और ये भी कहूँगा कि आप जो है उसे बनाते रहे, ताकि जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं जो आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, वो वैसे ही जो है होते रहे। अवश्य। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।